లోక్సభలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. कि अर्थव्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को तेज गति से चलाने के लिए 5 बातों की ओर हम अगर ध्यान केंद्रित करते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मिनट, समय, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर ये करने में हमारी व्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं तो इकोनॉमी को बढ़ने के लिए और कोई नए अवसर तलाशने नहीं पड़ते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी चुंगी प्रथा के कारण, चाहे ऑक्ट्रोय का स्थान हो, चाहे स्टेट के बीच में 2 स्टेट जहां बॉर्डर पूरी होती है वहां चुंगी नाका हो, हम मीलों तक कतार देखते हैं हमारे व्हीकल्स की, मशीन व्हीकल। और ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में ये जो चलते फिरते साधन है वे अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही यूटिलाइज करते हैं, 60% उसको कहीं न कहीं रुकना पड़ता है। अभी आर्थिक दृष्टि से रिसर्च करने वाली एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने अपना सर्वे बताया है कि इन कारणों से भारत में 1,40,000 करोड़ रुपयों का वेस्टेज होता है, जस्ट इन्हें रुके रहने के। उसमें सारा का सारा भूमिका चुंगी की नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मात्रा में चुंगी भी है। जीएसटी के कारण ये सारे हर्डल और प्रकार के होंगे, वो तो समय रहते निकलेंगे, लेकिन उसके कारण एनवायरमेंट को फायदा होगा। जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पेट्रोल जलता रहता है, डीजल जलता रहता है, हमारी बहुत सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में जो देर होती है, इन सारी चीजों में एक बहुत बड़ी सुविधा पैदा होने वाली है और उसके कारण एक सरलीकरण आने वाला है, और जिसके कारण हमारे देश को, हम जो विदेशों से इतना बड़ा पेट्रोलियम लाते हैं उस पर भी हमें कमी आएगी, और एक प्रकार से हमारे यहां सब प्रकार की शक्ति रखने वाले राज्य नहीं है। हर राज्य एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। किसी को एक चीज किसी से लेनी पड़ती है, एक चीज किसी दूसरे राज्य को देनी होती है, तब जाकर के उनका कारोबार चलता है। और उसमें आज की व्यवस्थाएं बड़े हर्डल पैदा करती है। इस एक व्यवस्था के कारण उसमें जो कठिनाइयां हैं, उस कठिनाइयों को दूर करने में सुविधा होगी, ऐसे राज्यों की इनकम बढ़ेगी। आज जो राज्य हमारे देश में पिछड़े हुए राज्य माने जाते हैं, इस व्यवस्था के कारण उनकी आय बढ़ना एक गारंटी है इसमें, और उसके कारण इन राज्यों को शिक्षा में अगर धन लगाना है, हेल्थ सेक्टर में धन लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में धन लगाना है, तो उनके लिए ये इस व्यवस्था के कारण जो आय बढ़ने वाली है, उस आय से बहुत बड़ा लाभ ऐसे राज्यों को होने वाला है। और ये बात निश्चित है कि भारत के विकास के लिए पश्चिम में जिस प्रकार से विकास हम देख रहे हैं, सबसे पहली आवश्यकता है हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्सा, उसको उसकी बराबरी तुरंत लाना चाहिए, वरना ये असंतुलित विकास देश को तेज गति से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रुकावट पैदा कर सकता है। जीएसटी के कारण ऐसे राज्यों को एक नया अवसर मिला है, और मैं आज ऐसे राज्यों से अनुरोध करूंगा कि जीएसटी लागू होने के बाद वे मैक्सिमम फायदा इसका उठाएं। जो धन उनके पास आए उस धन को राज्य की मूलभूत चीजों पर अगर बल देंगे
देखते ही देखते देश जिन सपनों को देख रहा है उन सपनों को हम पूरा कर पाएंगे। जीएसटी के कारण ये बात सही है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के सामने कुछ तकलीफें हैं, कंज्यूमर स्टेट को ज्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन भारत सरकार ने जीएसटी के माध्यम से उनको कॉम्पनसेट करने के लिए जीएसटी में उसका प्रावधान किया गया है और इसका फायदा जिन राज्यों को ये तकलीफ होने वाली है उसका भी समाधान इसमें होने वाला है। आमतौर पर दो भाइयों के बीच भी अगर झगड़ा हो जाता है सगे भाई के बीच में, तो या तो संपत्ति के कारण हो सकता है, राज्यों और केंद्र के बीच का तनाव भी ज्यादातर या तो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के रहता है या तो संपत्ति को लेकर के रहता है। भाई इतना टैक्स है, हमें क्या देते हो, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, रहता है। इस व्यवस्था के कारण एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, केंद्र और राज्य से कितना धन एकत्र हो रहा है, किस खजाने में कितना जमा हो रहा है, ये राज्य को भी पता भी होगा, केंद्र को भी पता होगा और लिखित नियमों के आधार पर उसका बंटवारा भी होगा। और उसके कारण फेडरल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है विश्वास। ये विश्वास पैदा करने के लिए एक बहुत बड़े कैटलिक एजेंट के रूप में ये नई व्यवस्था काम आने वाली है, जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली है। और ये जो भी टैक्स कलेक्शन होगा वो दोनों की जानकारी में होगा, जिसके कारण बहुत सुविधा बढ़ने वाली है। अच्छा होता हमारे खड़गे जी ने इस बिल की कुछ बातों को बारीकी से देखा होता। शायद जिस समय बना होगा उस समय शायद देखने का अवसर न मिला हो, लेकिन कभी बताऊंगा। ये जीएसटी बिल ऐसा है कि जिसमें गरीबों के लिए उपयोगी जितनी चीजें हैं वो सभी टैक्स के दायरे से बाहर है। सभी टैक्स के दायरे से बाहर है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन निर्धारित करने के आइटम में लगभग 55% फूड और जरूरी दवाएं ये जीएसटी के बाहर है। और इसलिए बोलने के लिए तो कुछ चीजें अच्छी रहती हैं और वो भी आपको भी तो कुछ मीडिया में कल जगह मिलनी चाहिए और मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस व्यवस्था के कारण कभी कभार कुछ चीजें कैसे फायदा करती हैं। हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट ये हमेशा एक रहता था, फिर कर्ज करो, फिर राज्य कर्ज में डूब जाए, ये चलता रहता था। और सभी ने मिलकर के एक एफआरबीएम कानून की ओर गए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए राज्यों ने भी उस बात को स्वीकार किया, केंद्र ने भी दबाव पैदा किया और एक प्रकार से भारत में एफआरबीएम कानून के कारण रेवेन्यू एंड डेफिसिट दोनों के बीच में एक तालमेल का एक संतुलित प्रयास हुआ है और उसके कारण राज्यों की इकोनॉमी में, उसकी इकोनॉमिकल हेल्थ में एक तंदुरुस्त बदलाव आया है, सकारात्मक बदलाव आया है। इस सरकार ने कानूनन एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और कानूनन मैं कह रहा हूं उसका बड़ा महत्व है। और कानूनन फैसला ये लिया है, हमारे देश में एक बड़ी चर्चा चल रही है, रिजर्व बैंक की सोच एक होती है, सरकार की सोच दूसरी होती है और हमेशा ग्रोथ और इन्फ्लेशन की बातें एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखी जाती हैं और हमेशा होता है कि भाई इन्फ्लेशन है इसलिए ब्याज दर का ये स्थिति रहेगा, ब्याज दर की स्थिति ये रहेगी तो
इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो ग्रोथ, ये सारी विवाद हम सुनते आए हैं। पहली बार इस सरकार ने कानूनन रिजर्व बैंक के साथ कहा है कि अब इन्फ्लेशन 4% स्थिर करना चाहिए, 2% प्लस माइनस कानूनन कहा है, और ये 2021 तक ये रहेगा। और इसके कारण अब सब जितनी भी फाइनेंस से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशन है उनका इन्फ्लेशन के संबंध में एक जिम्मेवारी बनने वाली है। पहली बार ये कानूनन किया गया है और उसका लाभ मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी टैक्स कलेक्शन सिस्टम को, हमारा जो मनी बल्क है उस बल्क का डेवलपमेंट के लिए उपयोग करने की दिशा में और अधिक जिम्मेवारी बढ़ेगी और माहौल बदलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ये बात सही है, देश आजाद हुआ आज तक गरीबी से हम लड़ रहे हैं, और जब कोई कहता है कि 65% लोग गरीबी के नीचे हैं, ये विरासत हमें मिली है, हमें मालूम है, लेकिन कुछ अच्छा मिलता है तो कुछ कम अच्छा मिलता है, दोनों स्वीकार करना पड़ता है। अब हमारे भाग्य में देश की गरीबी हमारे नसीब में आई है, लेकिन गरीबी के खिलाफ लड़ने की इच्छा हम सबकी है, और यहां बैठे हुए इस पार हो उस पार हो सबकी है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हमारी कोशिश है इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, एजुकेशनली एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम एक ऐसी गरीबों की फौज तैयार कर सकते हैं जो स्वयं गरीबी को समाप्त करके विजयी होने के लिए सर खड़ा करके निकल सकती है।